हाँ जी, सभी को नमस्कार। बोलिए, क्या उपलब्धि रही पिछले सेशन में, जो कुछ भी हमने चर्चा किया? बोलिए, माइक। आपने आधा जवाब दे दिया था समय का। जो मैं कहना चाहता था एक्चुअल में कि जो प्रभाव आता है व्यक्तित्व का या समूह का, इकाइयों का प्रभाव है भाई, उसमें टाइम का कुछ नहीं है। हाँ वो मैं मान गया, वो बात पूरी। बस अब जो सुबह या आपने बोला सुबह रेजिडेंशियल उबह कोर्स, कुछ नहीं है। कुल मिला के देखो, वह क्या है, जब सन दिखाई देता है, सन नहीं दिखाई देता है, मत दिखाई दे, अपने पास तो लाइट है, लाइट जला, हम कभी भी ताली बजा ही सकते हैं, हम कभी भी खुश हो ही वो सकते पार्ट हैं, पूरा, वो दैट इज डन। है ना? मैं तो मैं कुछ और सिर्फ, कहना चाहता था। हाँ बोलिए बोलिए। कहना ये चाहता था कि ये जो समय या व्यवस्था का जो प्रभाव होता है, आपने हाँ बोला रेजिडेंशियल कोर्स होगा, कुछ और बात बनेगी हाँ, रेजिडेंशियल। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? इसमें कहीं भी टाइम में नहीं है। आप टाइम को किनारे कर दिया, किनारे आपने कर मान दिया, हाँ। बस फिर ठीक है, फिर अब बोलो। अब मैं उसका जो ये पांचवा एलिमेंट मैं भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपने बोला हाँ, और क्या है? और क्या है, राइट? अच्छा अच्छा, वो कुतूहल बस भाई। हाँ हाँ, और शायद उससे वो अननोन जो बहुत कोर्स बढ़िया, है बहुत उसकी, बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उसकी खोज हो सके बहुत उसकी। बढ़िया। तो देखो, अभी तो जो आप बोल रहे हो वो इतना ही है कि जैसे मैं ये आपसे पूछूं, हेलो, कि जब आप, तीसरा दिन है ना, 3 दिन पहले, हेलो हेलो हेलो, 3 दिन पहले जब आप आए थे, उस समय की आपकी मनस्थिति, आपकी स्टेट ऑफ माइंड, और अभी की आपकी स्टेट ऑफ माइंड में कितने लोगों को लगता है कि चेंज आया है? ठीक, कितने लोग बहुत क्लियरली कह सकते हैं कि ये चेंज आ गया है? हाथ उठाइए। ठीक, कितने लोग, एक दो लोग शेयर करना चाहेंगे क्या चेंज आ रहा है? एक दो लोग शेयर करेंगे। पीछे माइक दीजिए, इधर माइक दीजिए, इस साइड में माइक दीजिए, पीछे वाले पीछे दीजिए। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। परिचय गौरव जैन, हाँ। अहमदाबाद से। हाँ जी। तो फर्क ये पड़ा है कि अभी अलर्ट हूँ, हम्म, सामने वाले के प्रति भी, खुद के प्रति भी, हम्म, स्वीकारिता के प्रति अलर्ट हो रहा हूँ कि मैं कोई स्थिति को, पर्सन को नकार रहा हूँ क्या, मेरे को उसके प्रति रिजेक्शन आ रहा है क्या, ओ मेरे को रिजेक्शन आ रहा है। तो ये क्या हुआ? ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि मैं पहले की तुलना में अपने ज्यादा नजदीक आ गया हूं। जी ये बात ठीक हो गई? जी सूत्र ये कहता है, स्वयं से स्वयं का विलगीकरण ही दुख है। विलगीकरण मतलब अलग हो जाना। स्वयं से स्वयं का विलगीकरण ही दुख है ना? और दूसरी भाषा में कह लें कि स्वयं का अनुभव ही मोक्ष है, स्वयं का अनुभव ही सुख है। तो सार बात यह है कि मैं हूं, और सुख दुख को महसूस करने वाला मैं हूं, और मैं का पता ही नहीं है। मैं कुल मिला के शरीर हूं, और शरीर से मेरी पहचान करने की कोशिश करता हूं, और शरीर मेरी पहचान नहीं है। शरीर से तृप्त होने की कोशिश करता हूं, शरीर से मैं तृप्त होता नहीं हूं। और सारी जिंदगी फिर मैं इसी को वैरायटी और क्वांटिटी देने की कोशिश करता हूं। वैरायटी और क्वांटिटी देने में मैं किसी को निपटाता हूं, कोई मेरे को निपटाता है, कहीं मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे अपराध बोध होता है, और फाइनली यही कियोस होता है। तो अभी इतनी देर में आपका इतना ध्यान चला गया कि मेरा ध्यान मेरी स्वीकृति पे बना हुआ है, मेरी अवेयरनेस बढ़ी है, जबकि अपन कुछ ऐसा बोले नहीं है कि अवेयरनेस बढ़ाना है। नहीं, अपन तो कोई बात नहीं की ऐसी, है ना? तो जैसे जैसे हम रियलिटी के नजदीक जा रहे हैं, खुद में ही हम ज्यादा, अभी अभी आप देखोगे तो कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले से आपका मन ज्यादा शांत है, आपकी लिसनिंग पहले से कम है कि ज्यादा है? ठीक, ये अपने आप बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब क्या किया? हमने किसी बुराई को खत्म करने की कोशिश की नहीं, कोई बात ही नहीं की। तो क्या किया? स्विच ऑन किया है, केवल स्विच ऑन कर रहे। तो जैसे जैसे ज्ञान का स्विच ऑन होगा, समझ का स्विच ऑन होगा, समझण का स्विच ऑन होगा, वैसे वैसे तमाम बाकी चीजें अपने आप चली जाएंगी। जी। तो कितना आसान काम है।
ये हंसते खेलते होने वाला काम है। तो जिंदगी में कोई स्ट्रगल की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा ये इंपॉर्टेंट है, पास्ट भी मेमोरी है, फ्यूचर भी मेमोरी में है। और क्या, फ्यूचर भी तो मेमोरी, मेमोरी मतलब स्मृति में है, अनुमान है। फ्यूचर अनुमान है, पास्ट घटी घटनाओं की मेमोरीज हैं। तो जीना तो वर्तमान में है। तो वर्तमान अपना होना समझ में आएगा, अपनी ग्रोथ समझ, मेरा 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 पर्पस समझ में आएगा, तो पर्पस के साथ में जीऊंगा, तो वर्तमान में जीऊंगा। अब घर में हूं भी, फिजिकली घर में नहीं हूं, मेंटली कहीं और हूं। और बीवी को तो दिखता है तुम घर में तो हो, तुम तो घर में नहीं हो। बाहर वालों से तो बहुत अच्छा बात करते हो। क्यों क्यों बहनों? अधिकांश पत्नियों को अपने पति से शिकायत रहती है कि वो बाहर वालों से बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। तो एक बहन बोलती है आपको हमारे घर का कैसे पता चला? सबके घर ऐसे ही होते। तो इससे ये ध्यान में आ गया। तो जितनी बात हमने ब्रेक के पहले की, उसमें आपका कोई बिंदु ऐसा रहा जिससे आपको आराम मिला? एक और बिंदु शेयर कर सकता हूँ। और बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, बिंदु ऐसे हैं जिनका समाधान अभी भी नहीं है मेरे पास। और जैसे कि यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि समाधान ही सुख है, तो उस समाधान जो नहीं मिला है समाधान, उसके प्रति भी मैं आशान्वित हूँ, स्वीकार्यता ला रहा हूँ, एक्सेप्टेंस ला रहा हूँ विद दिस अलर्टनेस कि अभी आगे चल के जितना हो सके समझना है और समाधान में पहुंचेंगे, पर तब तक एक्सेप्टेंस जो है, हाँ, खुद के लिए भी दूसरों के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। हाँ जी, और कोई शेयरिंग? हाँ बोलिए। एक बात जो मैंने ये 3 दिन में देखी इज, ठीक है अभी, सो आप जिस तरह से बताते हैं तो एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग सा दिखाई देता है। मैं उसे पॉइंट ऑफ व्यू कह रही हूँ अभी के लिए। चलेगा। सो उससे लाइफ में बहुत फर्क पड़ा। जैसे आपने सुख दुख की बात की, राइट? दुख एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट? सो उससे अभी तक जो मेरी अभी तक जो कुछ भी सिचुएशंस थी जहां पर मुझे लगता था कि ओ माय गॉड दिस इज, मैं बहुत दुखी हूँ इस कारण, राइट? तो वो मेल्ट हो गया, इट्स नो मोर देयर। सो दैट इज एब्सोल्युटली फैबुलस, दैट्स वन थिंग आई गॉट। और कल आपने जो एक बात कही थी जो सही में इट गॉट मी थिंकिंग वाज कि आपने बोला कि हम आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड्स बट समथिंग लाइक दिस, कि इस धरती पे हमने जो जन्म लिया है, राइट, उस वक्त की अर्थ की स्थिति और हम जब छोड़ के जाएंगे उस वक्त की स्थिति, ये हमको बदलनी है। सो व्हाट इज दैट, इज व्हाट वी आर टेकिंग। तो ये छू गई मुझे बहुत ज्यादा। सो आई एम रियली वर्किंग ऑन दैट कि which area should I be working on, right? So thank you sir, you give me a purpose of life. बढ़िया बढ़िया जी। मैं मेरा परिचय दूं तो मैं मुझसे मिली 2 दिन में, मैं मुझसे मिली ऐसा मुझे लगता है। जिससे शिकायत थी वो सब मेरे कारण थी, ऐसा मुझे लगा कि शिकायत थी, माइक जिनके लिए मुझे शिकायत थी और जिनके कारण मुझे दुख था, वो सब जैसे हवा में उड़ गया। और मैं जो भूत थी, गुड, मैं जो भूत थी वर्तमान हो गई हूँ। हाँ जी, अभी जो, हाँ जी बोल रहे हैं, हाँ थोड़ा आगे आ जाइए, माइक की रेंज शायद कम हो जाती है वहां तक। हाँ आगे आ जाइए। हाँ, बात ये शेयर करनी थी कि अभी जो अगले क्वेश्चन, तो आगे आ जाइए, मेरे को लगता है माइक की रेंज कम हो जाती है। भैया माइक बदलो। हेलो, हाँ आओ, बोलिए बोलिए। हाँ। नहीं माइक, हेलो, ओके। और ये माइक का बैटरी एक बार देख लो। हाँ, तो
इसके अगले का सेशन था जो ये सब आप पढ़ा रहे थे, माइक पास में। तो ये जब ये सब समझ रहे थे तब ऐसा ही फील हुआ कि ये सब अगर जीवन में लाना है तो मुझे अपने मतलब खुद के पास ही रहना पड़ेगा, अपने आप में ही रहना पड़ेगा ज्यादातर। और जब ये सब खत्म हो गया, मतलब ये शिविर जब खत्म होगा, उसके जब बाहर की दुनिया में वापस जाएंगे तब ये ज्यादा स्ट्रगल वाला होने वाला है, लेकिन करना तो पड़ेगा ये। हाँ, तो तब भी जाके ये सब जीने में आएगा। ऐसा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सर। बिल्कुल ठीक है जी। जी हाँ जी, और कुछ? देखिए ब्रेक के पहले, हाँ बोलिए बोलिए। माइक आगे, यहाँ एक माइक था ना। तो मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। वो पहले दिन से मतलब ये मेरा 3rd परिचय शिविर है, फिर भी हाँ, तो फिर भी मतलब जब भी ये सुख दुख मेरे को कुछ समझ नहीं आता क्या सुख दुख। लास्ट टाइम कब दुखी हुआ था ये भी मेरे को याद नहीं, या सुखी कब हुआ था ऐसा मेरे को क्लियर नहीं हो रहा था। फिर मैं बहुत सोच रहा था इसके बारे में। एंड मतलब मैं दुख को मैं ऐसे लेता था कि रोना, मतलब अगर मैं रो रहा हूँ देन मैं दुखी हूँ, ऐसा मैं उससे कम में क्या दुखी होना। हाँ नहीं, मैं और कुछ और बताना चाह रहा हूँ तो या जब याद करता हूँ लास्ट टाइम कब रोया था तो याद ही नहीं आता कब रोया था। लेकिन फिर मैं आज अभी मतलब सेशन में इसके पहले समझ में आया कि ये जो मेरा काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य आपने जो बोला, ये जो आवेश है, ये भी मेरे कहीं ना कहीं दुख का ही मतलब ये अभिव्यक्ति है। ये मैं अंदर से दुखी हूँ तभी मेरे को क्रोध आता है। एंड मोह काम क्रोध ये जो है ये मेरे दुखी होने की अभिव्यक्ति है। एंड एक मेरे को ये इसको हटाने का भी मतलब मैं प्रयास करता था, इसको हटाऊं। आज समझ में आया कि हटाने से नहीं होगा, मतलब हटेगा नहीं, किसी बड़ी चीज को अपने अंदर लाना पड़ेगा, ये अपने आप हट जाएगा। ये काम की बात, यही काम की बात है। इसी पे मैं फोकस करना चाह रहा था कि देखिए हम सब थक गए हैं अंदर से, बाहर से अच्छे कपड़ों में, एक आर्टिफिशियल मुस्कान में और शिष्टाचार में एक दूसरे को, हाँ कैसे हो, ठीक है, और दोनों को पता है दोनों का हाल, ठीक कोई नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पिछले सेशन में कन्वे करने की मैंने कोशिश की कि नेगेटिविटी से जूझने की, जो है नहीं उससे जूझ नहीं सकते आप, जो है उसके साथ जी सकते हैं। जो है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, इसी का नाम नेगेटिविटी है। तो जो है केवल उसको समझना है। तो मैं हूं, ये संसार है, तो संसार है और मैं हूं, इसको समझना है। ये समझ में आएगा तो उसमें मेरा रोल क्या है वो भी समझ में आ जाएगा, तो जीना समझ में आ जाएगा। तो जीना समझ में नहीं आया है, उसके इंडिकेटर्स हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। इसके साथ करना कुछ नहीं, कोई कसम नहीं खाना है कि आज के बाद ये नहीं करना है और आज के बाद वो नहीं करना है। इतना ही करना है, आज से समझना शुरू करना है और ये रुकना नहीं है। पहला शिविर करने के बाद में 1 साल को अध्ययन शिविर घोषित करें। पहला शिविर जिस डेट से किया उस डेट के बाद 1 साल टॉप प्रायोरिटी पे यही काम करना है, बाकी सब सेकंड प्रायोरिटी पे, सब बाजू में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने साल निकले, 1 साल और निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। लेकिन यदि अभी जो उबाल आया है, अभी जो एक बार को जिंदगी ने करवट ली है, इसको एड्रेस नहीं किया और ये ठंडा हो गया, तो दोबारा इसको गर्म करना उतना आसान नहीं रहता है। बढ़िया अहमदाबाद में वातावरण है, पुराने ग्रुप्स हैं और अहमदाबाद से दिल्ली दूर नहीं है। पहले भी बहुत लोग दिल्ली पहुंचे हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं 3 महीने का दिल्ली में कोर्स होता है। हाँ जी बोलिए।
गुड, चलो। तो क्या हुआ? समझना हमेशा ही सुखदायी काम है। बताओ इसमें कौन सा पहाड़ तोड़ दिए? रोज सुबह आए, बढ़िया हंसे खेलते, दिन भर चर्चा किए, बढ़िया चाय बिस्कुट उड़ाए, बीच में खाना खाए, रात को फिर अपने घर पहुंच गए। आप क्या मेहनत किए बताओ? मेहनत आप कर रहे कि मैं कर रहा हूं? मेहनत मैं कर रहा हूं, मजे आप ले रहे हो। तो जब समझो आप मेहनत करोगे तो कितना मजा आने वाला है। दूसरे के मेहनत में इतने मजे हैं तो अपनी मेहनत में कितना मजा आएगा। चलिए चलिए, बोर्ड साफ कर दो। ये सब रहने दें, उधर का पूरा साफ, ये पूरा साफ। हाँ ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। चलो मार, चलो रहने दो, मार कर दो, चल कर दो। हाँ जी, जब तक बोर्ड साफ हो रहा है और कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। माइक आगे, हेलो। नमस्ते सर, माइक मेरा नाम जिग्नेश है। थोड़ा माइक हाँ, पास। हाँ। मेरा नाम जिग्नेश है। लास्ट ईयर भी शिविर की थी अप्रैल महीने में। तो एक क्यूरियोसिटी है कि वो उस टाइम भी आपने एक बात बताई थी, वो युवती की जिसको शादी नहीं करनी थी। हाँ। और इस बार भी बताया। हाँ। तो एक साल से जैसे वो क्वेश्चन है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वो मेरे दिमाग में है। तो उसकी शादी हुई कि नहीं हुई वो जानना चाहता हूं। देखा, आपकी हो रखी है कि नहीं? कोई अपनी संभावना ढूंढ रहा हो। ये देखो, उसकी शादी की चिंता है। इससे समझ में आया आदमी बाय नेचर परोपकारी होता है। सर, ये ख्याल मेरे मन में कभी नहीं आया शादी हुई कि नहीं हुई। भैया इसको भी। सर, कल एक टॉपिक पे चर्चा करते हुए शायद वो छूट गया वो बिंदु, भाव और विचार में अंतर क्या है, आपने हमसे पूछा था। अच्छा। तो भाव तो आपने समझाया, विचार छूट गया कि भाव की स्वीकृति, लेकिन विचार की भाषा छूट गया। आपने खाली एक लाइन की परिभाषा कर दी थी कि भाव का विश्लेषण विचार है, पर उस पर थोड़ा विस्तृत शायद अगर आगे आने वाला हो तो पता नहीं। ठीक है, उतनी ही है, बात तो उतनी ही है। देखिए, कल जब चर्चा आई थी कि भाव क्या है, भाव की स्वीकृति भाव है, तो ये तो काफी क्लियर हो गया। कितने लोगों को क्लियर हुआ है ना? अब आप पहचान सकते हैं कि मेरे भाव की स्थिति कैसी है। तो मेरा स्वयं के प्रति भाव कैसा है, मेरे अपनों के प्रति भाव कैसा है, अहमदाबाद के प्रति मेरा भाव कैसा है, गुजरात के प्रति कैसा है, देश के प्रति कैसा है। तो आप पाएंगे कि अधिकांश लोग मैं और मेरी पत्नी के आगे जाते ही नहीं, और यही हमारे दुख का कारण है। आपके भाव की दुनिया घर से पहले ही सिमट जाती है ना। घर में ही कुछ लोग हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे है ना, और बाहर तो कोई आपका फैलाव है नहीं। तो इस रूप में देखेंगे, और मैं कल एक बात कह रहा था, जितना आपका भाव है उतनी आपकी ओनरशिप है। जितना आपके भाव का विस्तार हुआ है, उतना अपनेपन का विस्तार हुआ है, उतना आपके सुख का विस्तार हुआ है। यही आपकी सुख की दुनिया है। जहां से परायापन शुरू होता है वहां से दुख शुरू होता है। जहां से परायापन शुरू होता है वहां से दुख शुरू होता है, और आपका परायापन अपने से ही शुरू होता है। हम खुद ही को अस्वीकार किए हुए हैं कितने सारे डायमेंशन में, है ना। हमने खुद को ही अस्वीकार किया हुआ है, अपने ही कोई डायमेंशन को अस्वीकार किया हुआ है। तो मेरी यात्रा खुद से ही शुरू होती है, और मैं जब जिस चीज को जानता नहीं तो उसको स्वीकारूंगा भी कैसे। तो मैं को मैं जानता ही नहीं, तो मैं खुद को भी पूरा नहीं स्वीकारता हूं, इसलिए दूसरों को भी पूरा नहीं स्वीकारता हूं, इसलिए किसी को भी पूरा नहीं स्वीकारता हूं, इसलिए अभाव में ही रहता हूं,
इसलिए कंपैरिजन में ही रहता हूं, इसलिए लगातार नेगेटिविटी बनी रहती है। सिंपल सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है ना। दूसरी बात ये बोली थी कि भाव का विश्लेषण ही विचार है। जैसे मैं आपके सामने इतना सारा बोलता हूं, तो मैं कैसे बोलता हूं, मेरे को इस बात की भी चिंता नहीं रहती कि आप क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे, कहां से क्वेश्चन पूछेंगे, जिंदगी से ही पूछेंगे, जिंदगी के बारे में बात हो सकती है, तो आप क्वेश्चन कहीं से भी लाएं, बात हो सकती है। इसका मतलब है कि मेरे पास जो भव को जैसा मैंने स्वीकारा है, भव को जैसा मैंने स्वीकारा है, वो भाव मेरे में बना ही रहता है। जब भी आवश्यकता होती है उसका विश्लेषण कर करके रखते रहते हैं। तो मैं जब प्रस्तुत होता हूं तो मैं भाव का विश्लेषण करके विचार के रूप में उसको प्रस्तुत करता हूं। आप जब सुनते हो, आप विचार को सुन के भाव को पहचानने की कोशिश करते हो, और जब भी भाव को पहचान लेते हो उसका नाम भाव है। उसी समय आप खुश हो जाते। तो मैं विचार से भाव, आप भाव, मैं भाव से विचार, आप विचार से वापस भाव। जिस भाव को मैंने पहचाना था आप भी उसी भाव को पहचान लेते हैं। ये कम्युनिकेशन पूरा हो गया। इसका नाम कम्युनिकेशन। ठीक हो गया। तो भाव का विश्लेषण ही विचार है। हम यही कर रहे होते हैं। या तो ये भाव का विश्लेषण विचार है, या दूसरा कोई भाव का विश्लेषण को प्रस्तुत करता है, मैं उसको विचार पूर्वक सुनकर वापस भाव में ले जाता हूं। ये दोनों प्रक्रियाएं हम कर रहे होते हैं। हाँ जी, तो चलें आगे चलें। तो बताइए, इस हॉल में इकाइयों के अलावा और भी कोई वास्तविकता है क्या? जो पहली बार शिविर कर रहे हैं उनसे बात हो रही। इस हॉल में इकाइयों के अलावा, एकम के अलावा और भी कोई वास्तविकता है क्या? शांति है। इकाई के अलावा शांति। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूं आपका। नहीं नहीं, कुछ नहीं है। ज्ञान की बात करोगे तो मैं अभी ऐसा कह दूंगा कि ये मानव रूपी एकम का, इकाई का एक्सप्रेशन है। अभी मैं ऐसा कह दूंगा। पदार्थ, प्राण, ज्ञान, जीव अवस्था। जीव अवस्था, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था। हाँ जी, नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हेलो प्रकाश। हेलो, हाँ जी, कहाँ हो? हाँ जी, मैं हूँ वही वास्तविकता है। है? अभी मैं हूँ वही वास्तविकता है। हाँ, वो तो ठीक, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आप वास्तविकता है, इसमें कोई शंका नहीं है, पर मैं कह रहा हूं आप एकम हैं। एकम के अलावा और कोई वास्तविकता है क्या, ये कह रहा हूं। हाँ जी, बोलिए।
मैं और जो जीवन है, जो सत्य है, उसके बीच में जो मैं और जीवन, सत्य जो है, सत्य क्या है? वो पूरा जो ब्रह्मांड अपनी गति में चल रहा है, ब्रह्मांड तो एकम है। जो बीच ब्रह्मांड में मतलब वो जो चैतन्य उससे और हमें जो एक ज्ञान प्रकट करता है, जो ज्ञान प्रकट कर रहा है वो तो चैतन्य है, वो तो एकम है। मैं भी एकम है। और ब्रह्मांड की बात करेंगे तो जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो कुछ भी हैं, गैलेक्सीज हैं, ये भी एकम है। जो नागराज जी से आपको मिला है उससे हमें मिल रहा है, वो जो कड़ी है उसकी बात कर रहा हूं। सर मैं अहमदाबाद से कल्पेश कमाणे। मुझे आज एक बात टच हो गई कि हम पास्ट में ही जीते हैं और फ्यूचर की कल्पना करते हैं, वर्तमान में तो जीते ही नहीं। क्या बात है? वो बात मुझे अभी टच हो गई है कि मोस्ट ऑफली वर्तमान में वो जीते ही नहीं, पास्ट में ही जीते हैं और फ्यूचर का तो प्लानिंग ही कर रहे हैं। ज्यादातर तो पास्ट में ही जीते हैं और जो लगता है दुख का मूल है वो भी मुझे अभी ऐसा टच हुआ कि वो पास्ट का ही है, लाइव में तो है ही नहीं। अभी मैं यहीं पे ही बैठा हूं, मतलब पास्ट का ही मुझे अभी वो थोड़ा लगा। देखा, एक भूत और निकला। गुड। ये पहचान लेने से मुक्ति शुरू, बस इतना ही काम है जिंदगी में, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे ही मैं पहचानता हूं वहीं से मुक्ति शुरू हो जाती। बस ये पहचानने की इंटेंसिटी है। दूसरे के द्वारा कुछ कहना अलग बात है, जिस क्षण मेरे को वो दिखने लगता है ये तो ऐसे ही है, बस वहीं से मुक्ति शुरू हो जाती। बढ़िया। चलिए, आप ही ने शुरू में कहा था, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको देखिए, ऐसा देखते हैं कि पूरे एग्जिस्टेंस को देखें तो हमको क्या दिखाई देता है। तो मैं कहता हूं कि देखो, सितारे भरी रात में छत पे लेट के शांति से आकाश में देखें तो क्या दिखाई देता है? अनंत तारे दिखाई देते हैं। अनंत तारे दिखाई देते हैं, इसका मतलब है उनके बीच में कोई खाली जगह है। और ये सारे तारे कितने बड़े बड़े हैं, है ना? उसमें हजारों धरतियां समा जाएं, इतने बड़े बड़े हैं। और सब कोई एक जगह स्थिर है कि घूम रहे हैं? घूम रहे हैं। घूमते हुए आपस में टकराते हैं कि ठीक ठाक घूम रहे हैं? ठीक ठाक घूम रहे हैं। घूम रहे हैं, इसका मतलब खाली जगह है। ये बात ध्यान में आई? धरती से हजारों गुना बड़े बॉडीज आकाश में लगातार घूम रहे हैं और वो अनंत हैं। और ये अनंत, इतने बड़े बड़े पिंड, इतने बड़े बड़े एकम लगातार घूम रहे हैं और बहुत तेज गति के साथ घूम रहे हैं, है ना? से धरती के बारे शायद बोलते हैं, धरती सूरज के चक्कर लगा रही है ना, और वो 1,00,000 किलोमीटर पर आवर, है ना? हमारा सौरमंडल गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है 22,00,000 किलोमीटर पर आवर। एटम के अंदर पार्टिकल घूम रहे हैं 77 लाख किलोमीटर पर आवर। ऐसा कभी मैंने गूगल में देखा। फिर भी आपस में टकरा नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि इन सब के घूमने की दिशा और गति भी ऐसी है जो ये एक दूसरे को पहचान पा रहे हैं, है ना? और ठीक से घूम रहे हैं। तो एक बात तो समझ में आ गया, यदि पूरे आकाश को देखें, पूरे इस ब्रह्मांड को देखें, तो हमको दो चीजें समझ में आ रही हैं कि एक तो खाली जगह है, खाली स्थान है, और खाली स्थान में अनंत इकाइयां, खाली स्थान में अनंत इकाइयां हैं। इसके अलावा तीसरी कोई चीज है?
पूरा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व, पूरी कायनात, जो भी शब्द आपके पास होगा, पूरी सृष्टि, सब कुछ को फैला के देखें तो ये दो प्रकार की चीजें हमारे सामने हैं। एक पिंड के रूप में, धरती, सूरज, चांद, सितारे के रूप में बड़े बड़े पिंड हैं और ये सब घूम रहे हैं। इसका मतलब खाली जगह है तभी घूम रहे हैं। तो खाली जगह में घूमते हुए ये अनंत प्लेनेट, स्टार्स वगैरह वगैरह। और कोई चीज है? बाकी हम मानव हैं तो किसी प्लेनेट का पार्ट है, पेड़ पौधे हैं तो किसी प्लेनेट का पार्ट है ना, वो किसी प्लेनेट पे आ गया। तो पूरे देखें तो दो प्रकार की चीजें हमको दिखाई देती हैं। और यदि इस धरती पे हमने देखा या किसी और धरती पे भी देखेंगे तो बेसिकली जो भी सारी चीजें हैं उनके आचरण की निश्चितता है। जैसा भी आचरण है उनका कोई निश्चित आचरण है। ये निश्चित आचरण है, निश्चित आचरण की निरंतरता है। ये निरंतरता व्यवस्था के अर्थ में है। आज व्यवस्था नहीं है तो कल व्यवस्था की तरफ जा रही है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये दो प्रकार की चीजें हैं। तो इकाइयों के बारे तो हम कुछ समझते हैं, कुछ हमने और समझने की कोशिश की है, कुछ शेष है उसको और समझेंगे। लेकिन ये खाली जगह भी समझने लायक चीज है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। खाली जगह कहां तक है? खाली जगह कहां तक है? तो खाली जगह को एक बोलें कि दो बोलें? एक बोलें। खाली जगह को एक बोलें कि दो बोलें? एक बोले, ठीक है। हाँ जी, पुराने लोग सहयोग बनाए रखेंगे। माइक ले लीजिए। एब्सेंस ऑफ सम एकम, कोई इकाई का एब्सेंस ही खाली जगह है ना। इट्स लाइक दुख का एब्सेंस इज सुख। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी इज खाली जगह को हम मतलब खाली जगह इज नथिंग। देखा? रॉन्ग? बहुत बढ़िया। थैंक यू। नहीं नहीं ठीक है। देखो आप अपना कंफ्यूजन बोलोगे नहीं तो हमको भी कैसे पता चलेगा कि इस टाइप का भी होता है। देखो इससे ये समझ में आया हमारी कंडीशनिंग देखो कैसी है ना। आपकी शेयरिंग कहां से आ रही है? अभी तक हमने स्वयं को शरीर माना है, इसलिए एकम को ही रियलिटी माना है और बाकी जो कुछ है वो एकम के रेफरेंस में माना है। और एकम नहीं है तो कुछ नहीं है ये भी माना है। एकम ही होता है हर चीज, कोई भी रियलिटी है तो एकम है। खाली स्थान अपने आप में एक रियलिटी है। वो नथिंगनेस, मतलब नथिंगनेस मीन्स व्हाट? एकम नहीं है वहां। भाई जैसे इस हॉल में मेरे आपके बीच में, हम सब एक दूसरे के बीच में, मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मेरे को देख पा रहे हो। बीच में एयर है कि नहीं? एयर है। एयर निकाल दें तो क्या है? खाली जगह है कि नहीं? एयर कहां है? खाली स्थान में। ये बिल्डिंग कहां है? खाली स्थान में। ये धरती कहां है? खाली स्थान में। और धरती चुपचाप है कि घूम रही है? घूम रही है। घूम कहां रही है? खाली स्थान में। तो खाली स्थान एक वास्तविकता हुई कि नहीं हुई? मैं कह पाया? मैं कह पाया? स्पेस, स्पेस कह लीजिए। आपने कहा था स्पेस। तो स्पेस इटसेल्फ इज ए रियलिटी। ये अपने आप में एक वास्तविकता है और सारे एकम स्पेस में घूम रहे हैं। स्पेस एक वास्तविकता है। अब हमारे हिसाब से कोई एकम नहीं है तो वहां कुछ नहीं है, वो तो नथिंग है। नथिंग नहीं है, रियलिटी है। अभी कितना फर्क हो गया दोनों में? स्पेस नथिंग है कि रियलिटी है? अब ठीक लग रहा है? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो।
हाँ इतना भी नहीं सोचना है। तो मैं कह रहा था स्पेस एक है कि दो है? एक है। एक है। एक किसको बोलते हैं? एक किसको बोलते हैं? हैं? सत्य एक है और सत्य का पता नहीं है। एक की परिभाषा क्या होगी? एक किसको बोलते हैं? है? एक है तो हाँ जे वही वही एक जब हम गिनते हैं किसी चीज को एक बोलते हैं तो एक किसको बोल पाते हैं? है? जो पहला है। जो पहला है वो एक है और दूसरा नहीं है तो पहला है कि नहीं? और जब दूसरा नहीं है तो पहला है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि दूसरा नहीं है। हाँ जी, एक का परिभाषा क्या होगा? एक किसको बोलेंगे? हैं? विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। देखो इन्होंने कितना अच्छा बोला है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। ये एक है कि नहीं? ये एक है कि दो है? कॉम्बिनेशन है। एक कागज दो भाई, एक कागज दो। और लिखा हुआ दे दो, खराब कागज, खराब कागज। हाँ, अपना तो इससे काम चल जाएगा। ये एक है। ये एक है कि नहीं? आप एक हो कि नहीं? ये ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है? मैं एक नहीं हूं। अब घर जाके बीवी से बोलना मैं एक नहीं हूं। आज बीवी, आपके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं पर आप एक हो कि नहीं? नहीं। बोल रहे हैं मैं एक नहीं हूं, यहां पे कुछ और हूं, घर पे कुछ और हूं, वही तो प्रॉब्लम है। हाँ, वही वही। हाँ जी, तो एक किसको बोलेंगे? एक किसको बोलेंगे? है? स्पेस को डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए एक है। तो ये पेन एक नहीं है क्योंकि इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो पेन एक को एक नहीं बोलेंगे। ये देखो, पेन को एक नहीं बोलेंगे। आज के बाद गिनती बंद। तो पेन एक नहीं है। क्या प्रोफेशन है? इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है। हे भगवान। देख रहे हो हालत? आज के बाद पेन एक नहीं है, बॉटल भी एक नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? एक नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? तो क्या बोलूंगा? एक बॉटल है ऐसा बोलूंगा? क्या बोलूंगा? असेंबली ऑफ मैनी थिंग्स ले आओ, ऐसा बोलूंगा। अहमदाबाद में मेंटल हॉस्पिटल है? वो एक है, वो एक है, मेंटल हॉस्पिटल एक। तो अब तक कम से कम पेन गिन तो पा रहे थे भैया, 4 पेन दे देना, 5 पेन दे देना, 2 बॉटल दे देना। अब वो भी बोलने के लायक नहीं बचे। हाँ जी, एक किसको बोलेंगे? जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। एक है कि नहीं है?
एक से अधिक ना हो तब एक है, तो मतलब दो हो गए तो फिर एक नहीं है, है? जिसका हर परमाणु एक ही मटेरियल से हो, मतलब लोहे को लोहा बोलेंगे यदि उसमें 3-4 मेटल बना के चीजें बना दिया, फिर वो एक नहीं रह गया, है ना? और शरीर में तो बहुत सारे परमाणु हैं, सभी प्रकार के हैं, तो ये तो एक बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो। आप एक हो कि नहीं हो? हाँ, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। और ये पेन एक है कि नहीं है? सबका एडमिशन नर्सरी में वापस। एक नहीं पता है, आप बताओ कहां जिंदगी चलेगी? मैं ये एक और नया इल्जाम है, मैंने कंफ्यूज कर दिया कि आप कंफ्यूज थे, आपको यह भी पता नहीं था। आप कंफ्यूज थे, आपको यह भी पता नहीं था। अभी कम से कम ये पता चल रहा है कि हाँ मैं कंफ्यूज हूं। हाँ जी, और 1 मिनट कोशिश कर लो। एक किसको बोलेंगे? यूनिक। यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन। अब ये एक नहीं है क्योंकि ये दो हो गए, ये यूनिक नहीं है, लेकिन एक है कि नहीं है? हाँ, इसलिए पुराने लोग ऐसा बोलते थे, जो लोग फिलॉसफी पढ़ते हैं उनका थोड़ा सा वो ज्यादा सोचने लगते हैं। हाँ जी, हो गया। तो पूरी सभा घोषित कि पूरी सभा को एक का पता नहीं है। हिमालय एक है। हिमालय रहने दो, बोतल ही देख लो एक है कि नहीं है। चलो, जिसकी बाउंड्री को पहचान सकते हैं उसका नाम एक है। जिसकी बाउंड्री को पहचाना जा सकता है उसका नाम एक है, इसलिए ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। हर चीज जिसकी बाउंड्री को पहचान सकते हैं वो एक है। ये सब तो लिखा है मैथमेटिक्स में, ये मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं। अपन उस समय नहीं पढ़े थे, मैं यही बता रहा हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि खाली स्थान को हम एक नहीं बोल सकते, इसलिए खाली स्थान को असीम बोलना पड़ता है। जिसकी सीमा को ना पहचाना जा सके उसका नाम असीम है ना? जिसकी सीमा को ना पहचाना जा सके उसका नाम असीम है। इसलिए यह खाली स्थान एक वास्तविकता, जिसको हमने एक चीज पहचाना कि इसकी सीमा को नहीं पहचाना जा सकता, एक अद्भुत चीज है ये। देखो, ऐसे हमारे ध्यान में नहीं जाए, हमारा ध्यान नहीं जाए एक बात है, लेकिन कोई ऐसी भी वास्तविकता है जिसकी सीमा ही नहीं है। पेन की सीमा है, एक व्यक्ति के रूप में मेरी सीमा है, बिल्डिंग के रूप में बिल्डिंग की सीमा है, धरती के रूप में धरती की सीमा है, सूरज की सीमा है, गैलेक्सी की सीमा है ना, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। लेकिन एक ऐसी भी वास्तविकता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ऐसी भी कोई वास्तविकता हो सकती है। ये सोचते हैं तो बहुत अजीब लगता है, थोड़ा ध्यान जाता है तो फिर अलग तरह से फील होता है। तो एक ऐसी वास्तविकता जिसकी सीमा को हम नहीं पहचान सकते। और क्या ध्यान रहे? हाँ जी, मोबाइल देखिए किसका है। और क्या पहचान रहे? सीमा को नहीं पहचाना जा सकता। और क्या? ये खाली स्थान एक ऐसी वास्तविकता जिसमें आप मेरे को देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं। इसका मतलब ये खाली स्थान कलर्ड होता तो क्या होता? खाली स्थान कलर्ड होता तो क्या होता? तो हम नहीं देख सकते थे। तो
तो इससे एक बात और पता चली कि खाली स्थान एक ऐसी वास्तविकता है जो असीम है और पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। दूसरी बात हमने पहचानी, और क्या पहचाना? खाली स्थान एक ऐसी वास्तविकता जिसके जैसी दूसरी कोई रियलिटी नहीं है। इसको एक नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसके जैसी कोई दूसरी वास्तविकता नहीं है, इसलिए उसको अद्वितीय कह रहे हैं। खाली स्थान एक ऐसी वास्तविकता जिसको किसी भी तरह से खाली स्थान में आग लगाई जा सकती है। खाली स्थान को आग लगा दें, बम लगा दें, पानी से भिगा दें, तलवार से काट दें। तो खाली स्थान एक ऐसी वास्तविकता जिसको प्रभावित करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। किसी भी तरीके से हम इसको प्रभावित कर ही नहीं सकते। तो खाली स्थान एक ऐसी वास्तविकता जो अपने आप में अप्रभावित है, उसको किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं किया जा सकता। अब कुछ चीजें और देखते हैं। खाली स्थान को खंडित नहीं किया जा सकता, इसलिए अखंड है, उसका टुकड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए एक नाम अखंड है। और थोड़ा देखें तो हमको ये ध्यान में आ गया कि अस्तित्व में पूरा एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व मीन्स है, तो क्या क्या है? स्पेस है, और स्पेस में यूनिट्स है। स्पेस में यूनिट्स है। यदि हम कॉम्बिनेशन देखें तो स्पेस भी है और यूनिट्स भी है। इसका एग्जांपल क्या बोल सकते हैं? ये हॉल, स्पेस में हवा है, मॉलिक्यूल्स हैं, हम लोग बैठे हैं, सारी चीजें हैं। और पूरे ब्रह्मांड को देखेंगे तो स्पेस में अनंत इकाइयों के स्वरूप में इकाइयां अनंत हैं। जब इकाई को बोलेंगे तो अनंत बोले, जिसको गिना नहीं जा सकता उसको अनंत बोलते हैं। दो ही जगह में हमारी कल्पनाशीलता छोटी पड़ जाती है, हमारी पावर ऑफ इमेजिनेशन छोटा पड़ जाता है। एक जगह जब हम स्पेस की सीमाओं को देखने जाएं तो हमारी कल्पना छोटी पड़ जाती है। दूसरी तरफ इकाइयों को हम संख्याकरण करने जाएं, उनको गिनने जाएं तो अनकाउंटेबल हो जाता है। दो ही जगह में जाके हमारी कल्पनाशीलता छोटी हो जाती है। तो इकाइयां अनंत हैं, खाली स्थान असीम है, तो असीम में अनंत इकाइयों के स्वरूप में यह ब्रह्मांड दिखाई देता है। तो स्पेस है और यूनिट्स भी हैं, ये तो बहुत दिखाई देता ही है। स्पेस हो और यूनिट ना हो, इसका एग्जांपल, स्पेस है, यूनिट नहीं है, इकाई नहीं है, एकम नहीं है। एटमॉस्फेयर, हाँ। तो बेसिकली यहां हमको दो तीन शब्द और लाने होंगे। देखो, दो तीन शब्द हैं। एक तो बोलते हैं अंतरिक्ष, एक बोलते हैं आकाश, एक बोलते हैं वैक्यूम, निर्वात, और एक बोलते हैं खाली स्थान। क्या अंतर है इन चारों शब्दों में? चारों शब्द एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है। क्या अंतर है? अंतरिक्ष में स्पेस भी है और यूनिट भी है। अच्छा,
हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मतलब ब्रह्मांड, अंतरिक्ष मतलब ब्रह्मांड के जहाँ, ओके नहीं, हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? देखिए ये धरती है, ये मान लीजिए सन है। धरती का वातावरण कहां तक है? हवा है, ग्रेविटेशन है। चांद का भी यहां तक, धरती सूरज का भी ऐसा है, जितना भी होगा कम ज्यादा जैसा भी होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब है सब कुछ, सूरज कहाँ है? स्पेस में। धरती कहाँ है? स्पेस में। तो सब कुछ स्पेस में है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन किसी धरती का ये जो वातावरण है, जहां तक हमको आकाश, जिसको हम, इसको हम आकाश कह रहे हैं। हाँ, देख सकते हैं जो हमको, है ना, जहां तक धरती में हवा है, धरती का वातावरण है, तो धरती, किसी धरती के वातावरण को हम आकाश कह रहे हैं, वो भी खाली स्थान ही है। तो खाली स्थान को एक स्पेशल कंडीशन में जब किसी धरती के वातावरण के रूप में देख रहे हैं, तब हम उसको आकाश कह रहे हैं। लेकिन दो प्लैनेट्स के बीच की जगह जहां पे खाली स्थान है लेकिन कोई इकाई नहीं है, एकम नहीं है, उसको हम अंतरिक्ष बोल रहे हैं। ये ठीक हो गया। और वैक्यूम का मतलब है किसी धरती पे किसी एक बॉक्स के अंदर से हमने हवा निकाल दिया, तो अब उसमें इकाई नहीं है। किसी धरती के वातावरण में हमने बॉक्स में से वैक्यूम पंप लगा के हवा निकाल दिया, तो इसमें अब इकाई नहीं है, एयर मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन खालिस्तान है कि नहीं है? खालिस्तान तो है। तो आर्टिफिशियली जो हमने स्थिति क्रिएट किया, इसका नाम वैक्यूम है। और खालिस्तान तो सभी जगह है ही है। तो इस प्रकार ये हमारी क्लैरिटी बनी। लेकिन अंतरिक्ष में और वैक्यूम में क्या अंतर है? सिमिलैरिटी क्या है? अंतरिक्ष और वैक्यूम में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में ही एकम नहीं है, दोनों में ही इकाई नहीं है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंतरिक्ष में गैसेस मौजूद नहीं है, वैक्यूम उसी को, वहां इकाइयां, गैसेस मतलब एकम, एयर मॉलिक्यूल। एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, लेकिन जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है। यहां भी इकाइयां नहीं है, यहां भी इकाइयां नहीं है, लेकिन ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, इसलिए इसके चारों तरफ जो हवा का दबाव है वो बना रहेगा। लेकिन जब अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, वहां हवा ही नहीं है, इसलिए कोई दबाव भी नहीं रहेगा। बढ़िया बात पहुंची। तो क्या चर्चा कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति क्या है जिसमें इकाइयां, खालिस्तान है और इकाइयां नहीं है। तो क्या हो गया ये? क्या हो गया ये? अंतरिक्ष या वैक्यूम। क्या ये संभव है कि खालिस्तान ना हो और इकाइयां हों? क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। क्या ये संभव है कि खालिस्तान भी ना हो, इकाइयां भी ना हो? इससे क्या समझ में आया? इससे क्या समझ में आया? है ना? स्पेस सभी जगह है ही, स्पेस सभी जगह है ही। तो स्पेस सभी जगह है ही क्योंकि कह ही रहे हैं कि वो अखंड है, वो अप्रभावित है, वो अद्वितीय है, पारदर्शी है, असीम है। इसका मतलब स्पेस तो सभी जगह है ही, कहीं इकाइयां हैं, कहीं इकाइयां नहीं है। ये ध्यान में आ गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। हमने देखा कि बेसिकली सभी इकाइयां अपने आप में क्रियाशील हैं। सृष्टि की सभी इकाइयां अपने आप में क्रियाशील हैं।
क्रियाशील मतलब जैसे एटम अपने अंदर क्रियाशील है कि नहीं, एटम में पार्टिकल्स लगातार घूम रहे हैं, है ना, पेड़ पौधे लगातार बड़े हो रहे हैं, हमारा शरीर भी लगातार बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, कोई प्लेनेट भी लगातार घूम रहा है। तो पूरी सृष्टि में देखेंगे क्रियाशीलता को हम कैसे पहचानते हैं? क्रियाशीलता को हम गति के रूप में पहचानते हैं, क्रियाशीलता को हम तरंग के रूप में पहचानते हैं, या हम दबाव के रूप में पहचानते हैं। ऐसा हम क्रियाशीलता को पहचानते हैं। तो सभी इकाइयां क्रियाशील हैं, ये ध्यान में आ गया। स्टेप बाय स्टेप पकड़े रहिए, नहीं तो फिर लॉजिक छूटेगा तो चीजें छूट जाएंगी, है ना। तो एक इकाइयां क्रियाशील हैं, इसमें कोई शंका, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन अब ये देखते हैं कि जहां खाली स्थान, जहां इकाइयां नहीं है, केवल खाली स्थान है, क्या वहां किसी क्रियाशीलता का प्रमाण मिलेगा? वहां कोई क्रियाशीलता मिलेगी? जहां इकाइयां नहीं है, अंतरिक्ष में केवल खाली स्थान है, वहां कोई क्रियाशीलता मिलेगी? क्योंकि क्रिया कहां मिलेगी? इकाई में। तो इससे यह भी समझ में आया, क्रिया को और समझ लीजिए, मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा। क्रिया का मतलब क्या है? देखो, क्रिया को हमने साइंस में पढ़ा है। क्रिया का मतलब भौतिक क्रिया, फिजिकल रिएक्शन। क्रिया का मतलब रासायनिक क्रिया, पढ़ा है ना। भौतिक क्रिया क्या है? क्रिया का मतलब क्या है? तो बेसिकली दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बन जा रहे हैं, है ना। दो मॉलिक्यूल मिलके, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके आगे कुछ बन जा रहे हैं, या दो मॉलिक्यूल अपने किसी आचरण को छोड़कर कुछ और बन जा रहे हैं। तो फाइनली जब भी हम क्रिया की बात कर रहे हैं, या तीसरी बात हम करेंगे मैं वाली क्रिया। मैं मतलब जीवन क्रिया। जीवन क्रिया क्या चीज है? जीवन में भी आशा विचार इच्छा लगातार दौड़ रहे हैं, जीवन में भी क्रिया लगातार जारी है ना। चुप तो होता नहीं कुछ, है ना। कुछ ना कुछ विचार में चल ही रहा है, इच्छा में चल ही रहा है, सोच में चल ही रहा है, हम कुछ महसूस कर ही रहे हैं। तो बेसिकली जब भी क्रिया की बात कर रहे हैं, क्रिया की बात कर रहे हैं, जब भी क्रिया की बात कर रहे हैं, तो एकम की बात कर रहे हैं। क्रिया की बात कर रहे हैं मतलब एटम की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। मैं भी एकम है, तो क्रिया की बात कर रहे हैं, तो एकम की बात कर रहे हैं। कितने लोग साथ साथ चल पा रहे हैं? हाथ उठाओ। ठीक, हाँ हाँ। गति, तरंग और दबाव का मतलब फैन घूम रहा है, दिख रहा है ना, गति दिख रही, गति दिख रही। पानी के अंदर पत्थर मार देते हैं, तो पानी पत्थर मारते ही उसका प्रभाव पानी में उसके कण को हिलाता है, लहर हमको दिखाई देता है। दबाव का मतलब है कोई चीज पे जब प्रेशर लगता है तो उसके अंदर कोई चेंज आता है। प्रेशर को ही हम टेम्परेचर के रूप में देखते हैं। जोर से लगाएंगे तो वहीं हमको गर्मी फील होने शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कोई क्रिया हो रही है, कुछ बदल रहा है, कोई चीज मूवमेंट कर रहा है। हाँ जी, साथ चल पा रहे? हाँ, ये समझने की बात है। इसका मतलब यूनिट है, एकम है, तो क्रिया है ही, या क्रिया ही एकम है। मैं भी एकम हूं तो मैं भी क्रिया हूं। मेरे भीतर भी क्या क्रिया है? सोचने की क्रिया है, विचारने की क्रिया है, सुखी होने की, दुखी होने की क्रिया है। तो हो ही रहा है मेरे अंदर, ये भी क्रिया है। तो मैंने क्या कहने की कोशिश की? मैंने कहने की कोशिश की, इकाई है, एकम है, तो क्रिया है, या क्रिया को ही एकम बोल रहे? हाँ जी सर, सुखी होना ये क्रिया कह सकते हैं? मैं पाचन क्रिया बराबर है, बाकी श्वास लेना ये क्रिया हुई। हाँ, लेकिन सुखी होना, दुखी होना, विचार करना, सोचना, हाँ, ये भी एक क्रिया में आएगा। हाँ, ये क्रिया में आएगा। इसको अभी बनाए रखिए। अभी इसको मानने का मत ना कर रहा हो तो मत मानिए, लेकिन ये यहाँ से क्लियरली कहा जा रहा है कि बेसिकली हमारे भीतर मैं की जब बात करेंगे तो वो भी एक एकम है। एकम है तो क्रिया है, कैसे है उसको समझेंगे। ठीक, बढ़िया। देखिए, मैंने शुरू में आपसे कहा था, फिर से रिपीट कर देता हूं, जो कुछ भी आज तक हमारी जानकारी है उसमें कंफ्यूजन कहाँ कहाँ है।
लगभग सभी धर्मों में यह समानता है कि शरीर को चलाने वाली कोई चीज शरीर से अलग है। इसमें संसार के सारे धर्म एक हैं, यहां एक है। इसमें केवल विज्ञान अलग जगह में खड़ा है, साइंस अलग जगह में खड़ा है। साइंस कहता है भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ब्रेन ही होता है, ब्रेन सब कुछ चलाता है और केमिकल लोचा ही भाव है। ये डिफरेंस है। लेकिन जब हम आत्मा की या रूह की या स्पिरिट की बात करते हैं, उसके बारे में हमारे पास कुछ जानकारी है कि भाई मरता नहीं है, कटता नहीं है, फटता नहीं है, कुछ कुछ जानकारी है। लेकिन ये चीज क्या है, मटेरियल क्या है, आ कहां से गया, बन कहां से गया। यदि हम भारतीय किसी एक परंपरा की बात करते हैं तो बोले आत्मा ईश्वर का अंश है। कितने लोगों ने सुना आत्मा ईश्वर का अंश है? सुना? इसका मतलब यदि आत्मा ईश्वर का अंश है तो ईश्वर का टुकड़ा होता है। अंश का मतलब टुकड़ा है। यदि ईश्वर का अंश आत्मा है तो ईश्वर का टुकड़ा हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ये लॉजिक लगाया ईश्वर का टुकड़ा हो गया। वैसे वैसे तुरंत बैकआउट करना पड़ा, नहीं नहीं ऐसे नहीं है। बोले फिर कैसे है? बोले जैसे तो उसको व्याख्या दिया गया, ये दृष्टांत शास्त्रों में उपलब्ध है कि जैसे सारे घड़ों में चांद एक साथ दिखाई देता है, ऐसे है। घड़े में पानी भरा हुआ है और ऊपर चांद है, सब घड़ों में दिख रहा है कि नहीं? तो बोले इसका मतलब है नहीं, हो तो परछाई है। यदि ये लॉजिक दिया तो लॉजिक फिर ये आ गया, इसका मतलब रियलिटी नहीं है, हो तो परछाई है। इसका मतलब आत्मा परछाई है, आत्मा सच्चाई नहीं है। तो ये भी मामला गड़बड़ हो गया। तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि आत्मा चीज क्या है, कहां से आई, कहां से बन गई, क्यों बन गई, किसने बना दिया, है ना, क्यों ये शरीर में आ गया। आदरणीय नागराज जी का प्रश्न खड़ा यहीं से होता है। हम कहते हैं सब कुछ सत्य से, ईश्वर से प्रकट हुआ या ब्रह्म से सब कुछ पैदा हुआ। कितने लोगों ने सुना? ब्रह्म से सब कुछ पैदा हुआ और ब्रह्म सत्य है, फिर जगत मिथ्या है। यदि ब्रह्म से सब कुछ पैदा हुआ, सत्य से सब कुछ पैदा हुआ, सत्य से पैदा होने वाली चीज सत्य होगी कि मिथ्या होगी? अरे बकरी से बकरी पैदा होती है, शेर से शेर ही पैदा होता है, सत्य से सत्य ही पैदा होगा, सत्य से झूठ कैसे पैदा हुआ? ये मामला फंस गया। तो फंडामेंटल जो फंसावट है, कोर में जाएंगे, क्योंकि अब सामान्य आदमी कोर में कभी जा ही नहीं रहा है। वो तो अपना पूजा वूजा कर लिया, बस बच्चे मिल जाए, नौकरी मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, इतने में खुश है। हम सच्चाई के मूल तक जाने का हम सोच ही नहीं रहे हैं, इसलिए अधिकांश लोग हम जा ही नहीं रहे हैं। तो आदरणीय नागराज जी की जिंदगी में जो प्रश्न अटके, वो कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रश्न ऐसे थे जो कि उन्होंने, जिसने कि उनको अनुसंधान करने के लिए बाध्य किया या अनुसंधान करने की आवश्यकता बनी। अनुसंधान से क्या निकला उसको आपके सामने रख रहे हैं। तो कहां पहुंच गए? तो जो बेसिक कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन कि आत्मा चीज क्या है, कहां से आ गई, कैसे बन गई, कहां से प्रकट हो गई, है ना। तो ये और इसकी वर्किंग शरीर में कैसे है, मानव के साथ जब हम बात कर रहे हैं तो हम इसको कैसे पहचाने, तो हम इसको आज और अभी कैसे पहचाने। तो हो सकता है अभी 2 दिन हमारे पास बाकी हैं, तो आप ईश्वर को, आत्मा को पहचानेंगे, आप इस हॉल में पहचानेंगे, है ना। हाँ जी। सर आपने शायद उसको रिफर किया जो आदि शंकराचार्य जी ने कहा था, हाँ, एकम सत्य जगत मिथ्या। हाँ, आदि शंकराचार्य जी ने ही कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। सर उन्होंने मिथ्या कहा था, झूठ नहीं कहा था, जहां तक मैं समझ पाया हूं। और मिथ्या में और झूठ में, झूठ मतलब असत्य, दोनों में अंतर है। मैं बताता हूं। जो सत्य नहीं वो असत्य सब जानते हैं। मिथ्या मतलब जो आप कहना चाहते हैं नागराज जी या मध्य दर्शन में, वही बात है। अगर मैं सांप, रस्सी को सांप समझ रहा हूं तो मिथ्या है, वो झूठ नहीं है, मेरा भ्रम है। तो वो उस अर्थ में उन्होंने कहा है कि जगत मिथ्या है, मतलब जगत को हम जिस फॉर्म में, जिस दृष्टिकोण से देखते हैं वो दृष्टिकोण हमारा गलत है, उस अर्थ में उन्होंने कहा जगत मिथ्या है। ऐसी बहुत सारी व्याख्याएं हमने बाद में दी हैं, शंकराचार्य जी ऐसा नहीं कह रहे। ऐसी बहुत सारी व्याख्याएं करके हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की होगी, लेकिन जब मूल में जाएंगे तो अच्छी बात यह है
कि आदरणीय नागराज जी का परिवार शंकराचार्यों को तैयार करने वाला, उनके मामा परिवार शंकराचार्यों को तैयार करने वाला परिवार रहा, है ना। और ये जब अनुसंधान हुआ उसके बाद उन्होंने शंकराचार्य से बात किया, उनके सामने रखा और उन्हें खुद कहा कि हाँ ये जो तुमने अनुसंधान किया है यही ठीक है। तो कम से कम इतना तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है। उनको गलत नहीं कह रहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ताकि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को रीचेक कर पाए। जी जी। जब शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत है, जगत के बारे में ओरिजिनली कोई बात कह रहे हैं, भ्रमित मानव जगत को कैसे देख रहा है इसको नहीं कह रहे हैं। ये तो कॉमन बात है ना। जब आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो ब्रह्म को जब सत्य कह रहे हैं और भ्रमित मानव इस जगत को सत्य के मिथ्या देख रहा है, ऐसा वो नहीं बोल रहे हैं। वो फाइनली अपनी दृष्टि से ऊपर, जगत मिथ्या का मतलब बेसिकली वो जो अद्वैतवाद है कि बेसिकली ये सब जगत उससे पैदा हुआ है, मूल में एक ही चीज है, वो ऐसा कहने की कोशिश। चलिए कहां पहुंच गए? एकम पे आ गए। तो क्या समझ में आया? काम की बात है कि एकम ही क्रिया है, क्रिया ही एकम है, दोनों एक ही चीज है। ये बात पहुंच रही? तो जितने भी एकम हैं, चाहे मैं सहित, उसको समझेंगे कि ये इस दर्शन का मौलिक अनुसंधान है कि मैं को क्रिया के रूप में पहचानना। ये कोई मौलिक बात है, कितना कह पाएंगे वो समय की बात है, लेकिन धीरे धीरे उसको देखेंगे। अब दूसरी बात करते हैं कि यदि इकाई है ही नहीं और केवल खाली स्थान है, जो कि एक वास्तविकता है, क्या वहां किसी क्रिया का प्रमाण मिलेगा? नहीं मिलेगा। इससे यह समझ में आया ये खाली स्थान स्वयं में क्रिया शून्य है। ये गजब की बात है, ये कोई अद्भुत बात है कि एक ऐसी वास्तविकता, कोई चीज वास्तविकता है, अब तक हमको उन्हीं वास्तविकताओं से परिचय था जो वास्तविकता है और क्रियाशील है और वो एकम है। लेकिन एक ऐसी वास्तविकता का भी पता चल रहा है जो वास्तविकता है लेकिन क्रिया शून्य है। अब यह भी समझ में आया कि बेसिकली क्रिया शून्यता ही अखंडता है, क्योंकि खंडित हो गया तो क्रिया हो गया। तो क्रिया शून्यता ही अखंड, क्रिया शून्यता यदि मौलिक रूप में देखेंगे तो खाली स्थान की जो मौलिकता है वो क्रिया शून्यता है। एक ऐसी वास्तविकता जो क्रिया से मुक्त है, जहां कोई क्रिया ही नहीं है, क्रिया नहीं है तो भी वो अखंड हो सकता है, नहीं तो अखंड हो ही नहीं सकता। क्रिया शून्य है तो ही वो अप्रभावित हो सकता है, क्योंकि प्रभावित होना भी क्रिया है। क्रिया शून्य है वो तभी अद्वितीय है क्योंकि ऐसी कोई दूसरी वास्तविकता का इतना बड़ा विस्तार लिए होगा ना, पारदर्शी है, असीम है। असीम का मतलब भी क्रिया शून्यता ही है, क्योंकि यदि सीमा है तो इकाई होना पड़ेगा। यदि सीमा है तो इकाई होना पड़ेगा, इकाई है तो मतलब क्रिया है, क्रिया है तो मतलब इकाई है, इकाई है तो सीमा है, सीमा है तो आकार है, आकार है तो मास है। ये सब एक साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैं इकाई बोलता हूं, जैसे ही मैं एकम बोलता हूं, जैसे मैं इकाई बोलता हूं, वैसे क्रिया भी अपने आप जुड़ गया, वैसे ही आकार भी जुड़ गया, वैसे ही सीमा भी जुड़ गई, वैसे ही मास आ गया। किसी धरती के सापेक्ष में है तो वेट आ गया, भौतिक चीज है तो। इतनी सारी चीजें एक साथ खड़ी हैं, एक को बोलने से बाकी अपने आप है। कितने लोगों के ध्यान में बात आई? बढ़िया बात है ना। जैसे ही हम क्रिया शून्यता बोलते हैं, इकाई नहीं है तो क्रिया शून्य है। यदि क्रिया शून्य है तो ये सारी चीजें अपने आप एक साथ आ गई। तो बेसिकली क्रिया शून्यता कोई बड़ी महिमा है। क्रिया शून्यता होगा तभी वो असीम हो सकता है, नहीं तो उसको सीमित होना पड़ेगा। और यह भी ध्यान में आया कि क्या क्रिया शून्य क्रियाशील हो सकता है? ये ध्यान में आ रहा है? क्या क्रिया शून्य क्रियाशील भी हो सकता है? यदि क्रिया शून्य क्रियाशील हो गया तो क्रिया शून्य नहीं रहा, तो उसको इकाई होना पड़ेगा।
तो क्रिया शून्य क्रियाशील हो नहीं सकता, क्योंकि वो मूलतः क्रिया शून्य है। क्रिया शून्यता का मतलब ही है कि क्रिया शून्य है। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्रिया शून्य से इकाई पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि पैदा होना भी क्रिया है। ये गहरी बात है। इसका मतलब है खाली स्थान से कोई चीज पैदा हो सकती है, खाली स्थान से कोई चीज पैदा हो सकती है, खाली स्थान से कुछ भी पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि पैदा होना क्रिया है और वो क्रिया शून्य है। बढ़िया। तो इससे हमारा ध्यान चला गया। तो पूरी सृष्टि कैसी है? असीम क्रिया शून्य वास्तविकता में अनंत क्रियाशील इकाइयों के स्वरूप में यह सृष्टि है। असीम क्रिया शून्य कैसा है? असीम है। असीम क्रिया शून्य वास्तविकता में अनंत क्रियाशील इकाइयों के स्वरूप में सृष्टि है। आज का कोटा पूरा हो गया तो यहीं रुकूं? देखो भी आपकी भी अपने को देखो, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलोगे 2 घंटा और चलेंगे। है साइंस जितना हमको क्लासरूम में समझ में नहीं आया, उससे बेहतर यहां समझ में आया। ये भी एक सोचने की बात है। चलो थोड़ी हल्की बात कर लेते, थोड़ी हल्की बात कर लेते। असीम क्रिया शून्य वास्तविकता में अनंत क्रियाशील इकाइयों के स्वरूप में सृष्टि है। में अनंत क्रियाशील इकाइयों के स्वरूप में। ओ YouTube में इतना पड़ा है, सुन नहीं पाओगे, मत परेशान हो। 5 दिन में इतना भर पहचान लो कि ये बात समझने लायक है और मेरे को इसको समझना है, तो ये शिविर सफल हो गया। उतनी बात अभी हो गई हो तो कल से बंद कर सकते हैं। हाँ जी सर। हाँ आप हाँ बोल रहे हैं हाँ कि देर इज एवरीथिंग एंड देर इज नथिंग। देर इज नथिंग। ठीक से बताइए। जैसे बताया कि जैसे क्रियाशील है, क्रियाशील इकाइयां हैं, इकाइयां हैं, वो सब कुछ है, वो सब कुछ है। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि इकाइयां क्रियाशील हैं, खालिस्तान भी एक वास्तविकता है जो कि क्रिया शून्य है। क्रिया शून्य में क्रियाशील इकाइयां मौजूद हैं, ये सच्चाई है। तो इकाइयां ही सब कुछ हैं ऐसा नहीं कहा, खालिस्तान ही सब कुछ है ऐसा भी नहीं कहा, दोनों मिला के सब कुछ है ऐसा कहा। एक में जो है वो सब है, एक में सब है। हाँ, खालिस्तान में संपूर्ण इकाइयां हैं। हाँ, खालिस्तान में अनंत इकाइयां मौजूद हैं, और खालिस्तान से बाहर निकाल सकते हैं इकाइयों को? नहीं निकाल सकते। पकड़ के बाहर निकाल दिया, ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब हमेशा हमेशा के लिए संपूर्ण इकाइयां, पूरी सृष्टि की संपूर्ण इकाइयां, और ये खालिस्तान। एक और बढ़िया बात है, बढ़िया सूत्र है, अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है। अस्तित्व ना घटता है ना बढ़ता है। जो कुछ भी पूरा ये ब्रह्मांड में मास होगा, है ना, अब इसमें से और कहां से ले आओगे? जो है यही है, इसी में रूप परिवर्तन कुछ होता रहेगा। तो फाइनली एक बड़ी पिक्चर भी सामने आएगी वक्त के साथ साथ। मैं कह रहा था थोड़ी सी हल्की। हाँ बोलो बोलो बोलो। जैसे आपने बताया कि रोशनी का जो अभाव है, प्रकाश का अभाव है, वही हम अंधेरा है और हम उसको वास्तविकता समझते रहे थे अभी तक। ये मेरा दूसरा शिविर है, लेकिन एक पहले शिविर में भी एक क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया था मेरा। ब्लैक होल क्या है? मैं ये क्या न्यूज़ में और वीडियोस में काफ़ी समझने की कोशिश करता रहता हूँ। देखो मैंने ना ब्लैक होल पे कम ध्यान दिया है। मैं सोच रहा हूँ जिंदगी ब्लैक होल से बाहर निकल आए, है ना, तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया हूँ। हमारे मित्र पीछे बैठे हैं जो बीच में आपके सामने आए थे, उन्होंने ब्लैक होल पे बहुत ध्यान दिया है।
तो आपको ब्लैक होल समझना होगा तो उनसे समझ लेना, अहमदाबाद में ही रहते हैं। ठीक, बालमुकुंद भाई का परिचय हो गया, उन्होंने एक सेशन लिया। बालमुकुंद भाई ने साइंस पे इंटरनेशनल लेवल का काम किया है, इंटरनेशनल लेवल का। ठीक है, कभी आपका मन लगता है तो साइंस के सारे जितने टॉपिक्स हैं मैथ्स और साइंस पे आप बहुत उनसे बढ़िया बात कर सकते हैं। शानदार काम किया, आपके पास उपलब्ध है, मिल बैठ के बात करो। मेरा ज्यादा ध्यान इस बात पे है जिंदगी ब्लैक होल से कैसे निकले, मेरा ध्यान इस बात पे ज्यादा है, इसलिए मैं बाकी कुछ देखता सोचता कुछ नहीं हूं, मैं एक ही काम करता हूं। हम सबके अपने अपने फोकस एरियाज हो सकते हैं अपनी अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से, है ना, तो मैं उधर नहीं सोचता हूं अभी। हाँ जी, कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंच गए? हाँ, मैं कह रहा थोड़ी हल्की बात कर लेते, भारी बात हो गई, थोड़ी हल्की बात कर लेते। एक तो ये कहना चाहता हूं कि देखो, जब हमने कहा जीना को समझना सबकी जरूरत है कि कुछ ही लोगों की जरूरत है? सबकी जरूरत है। यदि जीना सबकी समझ जरूरत है और जीने का मतलब है कि मेरे को करना क्या है, और करने का मतलब है कि होल समझ में आता है तो पार्ट समझ में आता है। होल मतलब संसार, तो जब तक ये एग्जिस्टेंस समझ में नहीं आता है, एग्जिस्टेंस में मेरा होना समझ में नहीं आता है, और मेरा बड़ी पिक्चर में रोल समझ में नहीं आता है, तब तक मेरा जीना समझ में नहीं आता है। इसलिए साइंस समझना कुछ लोगों की जरूरत है कि सभी की जरूरत है? सभी की जरूरत है। ये फंडामेंटली गलत है। कुछ लोग साइंस पढ़ेंगे, कुछ लोग कॉमर्स पढ़ेंगे, और सब लोग साइंस पढ़ ही रहे हैं। 10th तक तो सभी साइंस पढ़ते हैं, 10th के बाद ही हम अलग अलग कर रहे हैं। और 10th तक की साइंस में फंडामेंटल आ सकते हैं, सारे फंडामेंटल आ सकते हैं, कुछ कमी हो तो। अभी हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं उसमें बेसिक फंडामेंटल वहीं क्लियर नहीं है, इसलिए हमको भी कभी क्लियर नहीं हुए। तो हमारे घर का एक बेटा जो IIT मुंबई से बाद में बीटेक एमटेक वगैरह किया, जब वो 10th में था तो उस बार उसने एक बड़ा बढ़िया एक्सप्रेशन दिया। जब वो 10th 11th में था तो वो एक दिन बोलता है, या और शायद 9th 10th में ही था, तो वो बोलता है कि साइंस तो बहुत लॉजिकल है, साइंस तो लॉजिकल है। तो यदि साइंस लॉजिकल है और जो आर्ट्स है, सोशियोलॉजी है ना, और क्या, इकोनॉमिक्स, मनोविज्ञान, सिविक्स, फिलॉसफी, इसमें तो कोई लॉजिक काम नहीं करता। तो जो लॉजिकल है उसको समझना आसान है कि जिसमें कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा वो समझना आसान है। तो कम प्रतिभाशाली बच्चों को साइंस पढ़ना चाहिए, ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चों को फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, सिविक्स। लॉजिकली गलत है कि ठीक है? इसका मतलब ये प्रैक्टिकली तो ठीक बात है। हमारे यहाँ क्या स्थिति है, सबसे प्रतिभाशाली बच्चे साइंस लेंगे, फिर उससे कम वाले कॉमर्स और आर्ट्स के तो कॉलेज ही बंद हो गए, स्कूल ही बंद हो गए। अब 12वीं तक के मेरे को लगता है कि शायद ही कोई कॉलेज में स्कूल मिलते होंगे जहां आपको आर्ट्स मिलेगी, ह्यूमैनिटी। अब ये बाकी कुछ लोग साइंस पढ़ते हैं, वो यूपीएससी के एग्जाम के कारण पढ़ते हैं, उसके लिए पढ़ते हैं, वहां उनको लेना होता है पेपर। इससे ये हमारे ध्यान में आया कि इसका मतलब ये हुआ कि साइंस तो फिर भी हम लॉजिकली कुछ समझ रहे हैं, है ना। साइंस में कम से कम पुल बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं, है ना, मोबाइल भी काम करता है, पुल के ऊपर से ट्रेन जाती है, खड़ा रहता है, गिरता नहीं। इसका मतलब डिजाइन ठीक हुआ था। तो साइंस में जो कुछ भी एप्लीकेशन हमने दिया उसने कम से कम काम किया। ये समाज, कितने लोग हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ के राजनीति को समझा और राजनीतिक में कोई पॉजिटिव इंटरवेंशन किया, या कितने नेता हैं जो एमए पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं, है ना। कितने लोग हैं जिन्होंने एमए सोशियोलॉजी, मास्टर्स डिग्री है ना भाई, छोटी मोटी डिग्री नहीं है, मास्टर्स डिग्री इन सोशियोलॉजी करके आपको समाज समझ में आया, आपने समाज में कोई पॉजिटिव इंटरवेंशन किया।
कितने लोग हैं जिन्होंने एमए साइकोलॉजी किया और आपको अपना साइके समझ में आ गया और आप शांत रहते हो? अधिकांश डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द साइकोलॉजी सबके लिए हेडेक होता है। इसका मतलब है कि ये ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट केवल और केवल थियरीज हैं, इसमें ग्राउंड। पहले मैं लोगों को, मेरा भी भ्रम बहुत दिन बाद टूटा, मैं बहुत सारे लोगों को एमएस साइकोलॉजी वगैरह करने के लिए बोल देता था, मेरे को लगता था कि शायद ये ज्यादा अच्छा पढ़ने लायक चीज। बाद में मेरे को कई लोगों ने बताया कि मॉडर्न साइकोलॉजी एक बीमार आदमी की मानसिकता का अध्ययन है। एक स्वस्थ मानव की मानसिकता है ही नहीं हमारे पास, अध्ययन कहां से कराएंगे? वो पढ़ता पढ़ता वो बीमार, उस सब में बीमारी ढूंढने लगता है। ये वाला डिसऑर्डर, और नाम सबके दिए हुए हैं, ये डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर, सब में उसको डिसऑर्डर दिखने लगता है और खुद डिसऑर्डर में आ जाता है। हाँ, है ही नहीं, और ये तो सच्चाई है। जिंदा रहने के धरातल पर आप स्वस्थ ज्यादा दिन रह नहीं सकते। आप किसी के साथ कंपटीशन में रहोगे, है ना, आप कम ज्यादा छोटा बड़ा महसूस करोगे, अपने भीतर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, किसी का प्रेशर आएगा, किसी से द्वेष करोगे, किसी से ईर्ष्या करोगे, आप नॉर्मल नहीं रह सकते। तो जिंदा रहने के धरातल पर कोई भी नॉर्मल नहीं रहता है भैया। हम बाहर से मैनेज किए रहते हैं, बाहर से हम बताते रहते हैं हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, अंदर से हवा निकली रहती है और दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करते रहते हैं। प्रभावित कौन करेगा? जो प्रभावित हुआ रहता है। तो इसका मतलब इतना आसान नहीं। हाँ, जो बेचारा उटपटांगी हरकत करने लगे तब हम मानते हैं कि अब इसकी हालत कुछ खराब है। इसलिए डे बाय डे ये सॉफ्ट स्किल्स और क्या वेलनेस सेंटर्स, है ना, ये तमाम चीजों की, बाबाओं की भीड़ क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमको तलाश है ऐसे लोगों की जो मेरे मन को शांत कर सके, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके अशांत किया है। तो क्या चीज की बेरोजगारी है? लक्ष्य की बेरोजगारी है। चलो, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे कल सुबह।